ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और सेशन में। और हमारा ये सेकंड पार्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। ऑलरेडी हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक सेशन कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के टोटल 3 सेशंस होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड एक आज हो रहा है, एक और नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम आज हम एनपीए का बेसिक जो चीजें हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक कल हमने प्रोविजनिंग पढ़ा था, आगे एनपीए के टाइप्स जो हैं या फिर एनपीए के फाइनेंशियल रीजन तो हमने कल कर लिए थे, आज नॉन फाइनेंशियल रीजंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो वो टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एनपीए की रिकवरी प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, एनपीए की रिकवरी कैसे की जाती है। उम्मीद करता हूँ आवाज आवाज आपको सब कुछ सही आ रहा होगा मेरा। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। जो यहां पर एनपीए है, बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था उसके बारे में कि यहां पर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल रीजन एंड दी नॉन फाइनेंशियल रीजन भी हो सकते हैं। ये जो चीजें मैंने कल आपको बताई थी प्रीवियस सेशन में, वो यहां पर लिखी हुई है, आप इनको बाद में तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, अभी ये करवाना बाकी है। ये भी मैं बाद में आता हूं। हम्म, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं जो आता है आपका यहां पर नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से। आपका जो अकाउंट है, जो अकाउंट है आपका, वो आपका नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी एनपीए हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल रीजंस मैंने आपको बता दिया था कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो पैसा आराम से दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो नहीं प्रोवाइड करा पा रही है बैंक को, तो उस वजह से उसका अकाउंट जो है वो यहां पर एनपीए उसके कारण भी हो सकता है। जिसमें से एक प्रमुख जो नॉन फाइनेंशियल रीजन है, जो डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक आपसे मांगता है, वो मांगता है आपसे स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट, अगर आपको याद होगा, सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट में हमने यहां पर एक चीज डिस्कस की थी, सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बैंकर जो होता है, जो बैंक एम्प्लॉय होता है, वो कस्टमर को विजिट करने जाता है एवरी 3 मंथ्स, 1 मंथ या 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद, और उसकी स्टॉक की डिटेल लेता है। उस स्टॉक और डेटर्स की डिटेल के बेस पर उसकी ड्रॉइंग पावर को फिल करता है, और ड्रॉइंग पावर डिसाइड करती है वो कितना पैसा उठा सकता है अपने अकाउंट से, है ना। तो सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, सैंक्शन लिमिट, ड्रॉइंग पावर जो होती है ऑलवेज सैंक्शन लिमिट से कम या उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि इवन एक कस्टमर जिसको सैंक्शन लिमिट हमने ज्यादा दे रखी है, मान लो 10 लाख की दे रखी है, तो जरूरी नहीं है वो 10 लाख उठा सके, डिपेंड्स अपॉन द ड्रॉइंग पावर कितना। ड्रॉइंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टॉक स्टेटमेंट। तो स्टॉक स्टेटमेंट एक फॉर्मेट होता है जिसमें यहाँ पर उसको अपनी सारी डिटेल देनी होती है कि मेरा कितना स्टॉक पड़ा है, मेरे कितने डेटर्स है, वगैरह वगैरह। और इस डॉक्यूमेंट को अगर आप बैंक में जमा नहीं कराते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क, जो कि बैंक ने आपको दिया है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, उसके अंदर अगर आप टाइमली नहीं जमा कराते तो आपका अकाउंट एनपीए हो सकता है। पैसा आप जमा करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली नहीं जमा कराया तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, हो सकता है। ये यहां पर एक पॉइंट यहां पर नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से कह रखा है। ठीक है, तो यहां पर कब होता है? बेसिकली अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट जमा करा दी, ठीक है, स्टॉक स्टेटमेंट आपने जमा करा दी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके बाद जब आपके स्टॉक स्टेटमेंट जमा कराने की तारीख है, मान लीजिए आज आपने 1 साल हो गया, आपका स्टॉक स्टेटमेंट आपको 1 ईयर बाद जमा करानी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 साल बाद आपको स्टॉक स्टेटमेंट, आज की डेट है, आज है आपका जैसे 27 दिसंबर है, तो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट जमा कराने की तारीख है 31/12/2023। आपने इस दिन जमा करा दी। अब अगली स्टॉक स्टेटमेंट कब जमा करानी थी आपको? 31/12/2024 को। आपने 2024 को स्टॉक स्टेटमेंट नहीं जमा कराई, और इस 2024 को बीते हुए यहां पर अब यहां पर 3 महीने हो चुके हैं, यानी कि 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 जैसे ही क्रॉस होगा, ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं कराते हैं, जो कि आपको इस डेट को जमा करानी थी, लेकिन इस डेट को भी बीते हुए 3 महीने जैसे ही बीतेंगे, ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द यहां पर स्टॉक स्टेटमेंट। अब ये स्टॉक स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 मंथ भी हो सकती है, कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द लोन।
अगर बहुत बड़ा अमाउंट का लोन है, क्योंकि ये स्टॉक स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी का जो क्राइटेरिया है बैंक टू बैंक वेरी करता है, आरबीआई ने इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा कि फिक्स है, बैंक टू बैंक कंसेप्ट वेरी करता है कि वो कुछ बैंक 1 महीने बाद मांग लेते हैं, कुछ बैंक 3 मंथ्स बाद मांगते हैं, कुछ बैंक 6 मंथ्स बाद, कुछ बैंक 1 साल बाद भी मांगते हैं। 1 साल बाद उन अकाउंट्स के स्टॉक स्टेटमेंट मांगे जाते हैं जो बड़े छोटे मोटे अकाउंट होते हैं, 30,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरह के अकाउंट होते हैं, उनके स्टूडेंट। अमूमन स्टॉक स्टेटमेंट में यहाँ पर ज्यादातर जो स्टॉक स्टेटमेंट्स रहती है बिजनेस की, वो इस 3 महीने के अंतराल पे यहाँ पर ज्यादातर देखने को, जो मैं प्रैक्टिकली मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया उसमें मुझे ज्यादातर स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने के एवरेज के अकाउंट्स की ज्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, 1 महीने वाले भी होते थे, बहुत कम होते हैं, डिपेंड अपॉन द ब्रांच, ब्रांच बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा काम है, तो वहां पर 1 महीने वाले ज्यादा क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रीजन ये है कि ये यहां पर आपका एनपीए हो सकता है, विल बिकम एनपीए इफ सच इर्रेगुलर ड्राइंग्स आर परमिटेड, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्टॉक स्टेटमेंट आपकी आएगी नहीं। अब इसमें देखो रीजन क्या है, ये है तो नॉन फाइनेंशियल रीजन, लेकिन ये एक प्रकार से फाइनेंशियल रीजन से कनेक्टेड है। कैसे? आपकी स्टॉक स्टेटमेंट आपने 3 महीने नहीं दी, जो ऊपर के 3 महीने 1 साल तक देनी थी, ठीक है, नहीं दी। अब उसके बाद आपको 3 महीने का और समय दे दिया उन्होंने कि 3 महीने अभी आपके पास है। अब इस 3 महीने में आपने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं जमा कराई, तो आपका क्या हुआ, ड्रॉइंग पावर जो है वो जीरो हो गई ना। 31/12/2024 तक तो आपकी ड्रॉइंग पावर सही चल रही थी, क्योंकि इस स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर आपकी ड्रॉइंग पावर दे रखी थी। लेकिन 31/12/2024 जैसे ही निकला, आपकी ड्रॉइंग पावर जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम में यहां पर जो स्टॉक स्टेटमेंट की एक्सपायरी डेट है वो ये डली हुई है, और ड्रॉइंग पावर जो है स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर डली हुई है। जब सिस्टम में स्टॉक स्टेटमेंट एक्सपायर हो जाएगी तो उसकी ड्रॉइंग पावर जीरो कर देगा, एक्सपायरी डेट है उसकी, तो ड्रॉइंग पावर जीरो हो जाएगी। अब ड्रॉइंग पावर जीरो होते ही उस पर्सन ने पैसा तो उठा रखा होगा, पैसा तो मान लीजिए 2 लाख की लिमिट है तो 2 लाख रुपए उठा रखे होंगे, ड्रॉइंग पावर जीरो है, यानी वो क्या हो गया, ड्रॉइंग पावर से ओवरड्यू हो गया ना अकाउंट। क्या हुआ, समझ रहे हो, ड्रॉइंग पावर से ओवरड्यू हो गया। अब ओवरड्यू कोई भी अकाउंट जब 3 महीने तक हो जाता है, 90 दिन तक हो जाता है, तो अकाउंट एनपी हो जाता है। लिंक कर पा रहे हो चीजों को, दोनों चीजों को, कि रीजन नॉन फाइनेंशियल था लेकिन कनेक्टेड टू द फाइनेंशियल रीजन, स्टॉक स्टेटमेंट इज कनेक्टेड टू फाइनेंशियल रीजन। ये आपके स्टॉक स्टेटमेंट आपने नहीं दी, ड्रॉइंग पावर जीरो होगी, ड्रॉइंग पावर को जीरो हुए 3 महीने हो जाते हैं जैसे ही अकाउंट एनपी हो जाता है। किस किस को ये चीज क्लियर हुई, बताओ जरा। आई होप सो क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके, चलो। इसके अलावा भी यहां पर और भी तरीके दे रखे हैं, और भी तरीका तो क्या दूंगा, और भी यहां पर चीजें हैं जिसके तहत यहां पर अगर एक कोई भी अकाउंट रिव्यू या रिन्यू नहीं किया जाता 180 डेज तक, रिव्यू रिन्यू मतलब जो भी सीसी लिमिट होती है, ओडी लिमिट होती है, टर्म लोन की बात नहीं करूंगा, जो भी सीसी ओडी लिमिट होती है, इन अकाउंट्स को यहां पर एवरी ईयर यहां पर रिव्यू रिन्यूअल करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ सीसीओडी समझाया था कि एवरी ईयर कस्टमर से डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, एवरी ईयर उसको कहा जाता है कि इतना पैसा आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम रीअसेसमेंट करेंगे, हम आपका सारे के सारे बिजनेस को दोबारा से देखेंगे, आपने जो पिछले 1 साल में अगर आपने ये स्टॉक आपने लिमिट जो ली है, सीसी लिमिट, उसको आप सही तरीके से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे, वगैरह वगैरह। अगर आप इस चीज को असेसमेंट करनी है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। अगर वो कस्टमर डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, कस्टमर कहता है मेरे पास है नहीं, मेरा सीए छुट्टी पे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बहाने कस्टमर बनाता रहता है आए ना दिन, ही आपको खुद फील हो जाएगा जब नौकरी करोगे तो उस टाइम पे अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देता और अगर उसकी लिमिट को एक्सपायर हुए 180 दिन हो चुके हैं, तो अकाउंट एनपी हो जाएगा। यानी कि लिमिट मान लीजिए उसकी एक्सपायर होनी थी 31/12/2024 को, है ना, 2024 को अगले दिन, अब उसने नहीं डॉक्यूमेंट्स दिए, तो 31/12/2024 से पहले उसकी लिमिट को यहां पर हमें क्या करना था, रिन्यू करना था, लेकिन नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, लेकिन अब उसकी लिमिट जो है वो यहां पर जीरो हो चुकी है। अब उसकी लिमिट जीरो होते ही यहां पर आपका जो उसका रिन्यूअल अब क्या है, अब इस केस में एक और चीज है, अब सर लिमिट जीरो हो गई तो फिर अकाउंट ओवरड्यू हो ही गया, लिमिट जीरो होते ही अगले दिन अकाउंट ओवरड्यू शुरू होना लग जाएगा, तो उस केस में तो यहां पर आपकी क्या होगा, उस केस में तो सर 3 महीने बाद एनपी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 3 महीने बाद एनपी हो सकता है वो, क्योंकि ओवरड्यू होते हुए 3 महीने बाद एनपी हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट जीरो हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो लिमिट भी उसने जमा करा दी, उसने जीरो कर दी लिमिट, उसने पूरा जमा करा दिया, फिर भी अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है, तब भी उसका अकाउंट टोटल 180 दिन बाद यहां पर एनपीए हो जाएगा।
Count where the regular ad hoc credit limit have not been reviewed, renewed within 180 days from the due date of the ad hoc sanction will be treated as NPA. ठीक है, ad hoc वर्ड आपको मैंने करंट अकाउंट के केस में बताया था, जब ओडी बढ़ाया था आपको ad hoc लिमिट है ना, तो वही है ad hoc लिमिट। ठीक है, तो ये एक रीजन है नॉन फाइनेंशियल। इसके अलावा एक और रीजन है कि जो आपने बैंक में सिक्योरिटी दी है, जो जमा कराया ना, जो आपने कोई चीज गिरवी रखी है, अगर उसकी वैल्यू में 50% से ज्यादा का डिक्लाइन आ जाता है, उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, उसकी वैल्यू 50 लाख रहेगी, तब भी आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, और उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे। डाउटफुल कैटेगरी क्या है अभी पढ़ेंगे। इफ द रिलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी, वो यहां पर अगर आपकी 10% तक रह जाती है, अगर 10% रह जाती है तो उसको हम लॉस असेट कह देंगे। तो डाउटफुल लॉस असेट एक कैटेगरी है यहाँ पर एनपी के, जो भी हम अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 50% या फिर 10% तक रह जाती है तो वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ एनपीए में पहुंचा जाता है, यानी कि वो एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि नॉन फाइनेंशियल रीजन भी आपको क्लियर होंगे कि नॉन फाइनेंशियल रीजन भी क्या होता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है, चाहे कोई टीचर या इंटरव्यू में या आपसे फ्यूचर में कभी ट्रेनिंग सेंटर में आप बैठे हो, तो वह टीचर आपको टॉपिक ही शुरुआत करता है एनपीए का, अगर वो पूछता है कि एनपीए किस कारण से होता है, तो आपको यहां पर एनपीए के कारण में केवल फाइनेंशियल रीजन नहीं बताना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए कि सर एनपीए कैन बी ड्यू टू टू रीजंस, फर्स्ट इज द फाइनेंशियल रीजन, सेकंड इज द नॉन फाइनेंशियल रीजन। फाइनेंशियल रीजंस में हमने 90 डेज का कंसेप्ट सीखा है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और नॉन फाइनेंशियल रीजन में हमने स्टॉक स्टेटमेंट, हमने रिन्यूअल का केस देखा है, और हमने क्या है देखा है, इरोजन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की वैल्यू डिक्लाइन हो। तो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, और भी रीजन है लेकिन यहां पर तीन ही समझ लीजिए, बहुत है, दैट इज सफिशिएंट। पहला रीजन स्टॉक स्टेटमेंट आपके समय पर नहीं दी है, दूसरा रीजन अकाउंट का रिन्यूअल समय पर नहीं हुआ है, और तीसरा रीजन जो सिक्योरिटी रखी गई है उसकी वैल्यू में यहां पर बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला 50% का। इन तीनों कारणों की वजह से, जो कि नॉन फाइनेंशियल रीजन, इन तीनों कारणों की वजह से भी अकाउंट एनपीए हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक थोड़ा सा हटके कंसेप्ट, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, जो कि यहां पर आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आपको जहां पर भी सुनने को मिलता है बस यही बोल दिया जाता है, कोई भी अकाउंट एनपीए होता है 90 दिन में, जब पैसा जमा नहीं रह जाता तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, जो मैं आपने अभी मेरे से सीखी है। ठीक है, ओके, चलो। ये और भी लिखा है, सेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कस्टमर है जिसका एक सीसी अकाउंट भी है, उसका ही टर्म लोन भी है, ठीक है, उसने टर्म लोन भी ले रखा है, या फिर एक किसान है मान लीजिए जिसने केसीसी भी ले रखा है और केजीसी भी ले रखा है, यानी उसने ट्रैक्टर भी ले रखा है, उसने केसीसी लोन भी ले रखा है। तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक अकाउंट एनपीए होता है, किसी व्यक्ति का एक अकाउंट एनपीए होता है, उसका केसीसी लिमिट एनपीए हो गया, तो अगर वो अकाउंट एनपीए होता है तो उसकी वजह से यहां पर आपका जो दूसरा अकाउंट है वो भी एनपीए हो जाता है। दैट इज द एनपीए इज क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ बोरोवर वाइज, नॉट द अकाउंट वाइज। कि ऐसा नहीं है एक अकाउंट, एक मैंने 10 अकाउंट मेरे खोल रखे हैं, 10 अकाउंट में से जो एक अकाउंट है उसका मैंने पैसा नहीं चुका है, 9 अकाउंट बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, नहीं, वो 9 अकाउंट भी एनपी हो जाएंगे। समझ गए। मान लो विजय माल्या का कोई अकाउंट था, विजय माल्या का एक अकाउंट था उसके नाम से ना, तो एक अकाउंट एनपी हुआ तो उसके बाकी अकाउंट अगर सही भी चल रहा है तब भी एनपी हो गया, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होती है आपकी, ये फंडा आपका असेट क्लासिफिकेशन का, कि वो यहां पर अकाउंट वाइज नहीं होता, बोरोवर वाइज होता है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीआईपी, अगर इनके अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है तो ये ऑब्वियस है, नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड दैट एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल। ये एनपीए नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते एनपीए? मान लीजिए कोई अकाउंट है जो कि हमने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट उसके लोन दे रखा है, तो कोई हमें दिख रहा है ये अकाउंट एनपी हो जाएगा, पैसा जमा नहीं करा, हम क्या करेंगे? एफडी तोड़ दो, बैंक का ही तो लीन मार्क है उस पे, एफडी तोड़ दो और बैंक खाते में जमा करा दो, तो एनपीए होने से बच जाएगा अकाउंट। एनपीए होगा ही नहीं। कोई कस्टमर मुकर जाता है, मैं तो पैसा नहीं दे रहा, तो एफडी तोड़ो, पैसा रिकवर करो, बस बात खत्म है ना। उसमें एनपीए होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे अकाउंट्स में, क्योंकि हमारे पास इनफ मार्जिन, मार्जिन मतलब हमारे पास उसके अगेंस्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट सिक्योरिटी पड़ी रहती है, जिसको हम बहुत ही इजीली यहां पर आपका कर सकते हैं, आपका अब यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लोन्स विद मोरेटोरियम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो यहां पर ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जिसमें मोरेटोरियम दिया गया है, मोरेटोरियम मतलब कि भाई साहब अभी समय है आपका इसको पैसा चुकाने के लिए,
अब इसमें समय दिया गया पैसे चुकाने के लिए, सो वेयर मोरेटोरियम इज अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू ओनली आफ्टर द मोरेटोरियम और gestation period is over, therefore such amount of interest do not become overdue and hence NPA with reference to date of debit of interest। ये सिंपल मोरेटोरियम का कंसेप्ट है और कुछ नहीं, पहले भी समझा चुका हूं कि मान लीजिए किसी एजुकेशन लोन में आपको 4 साल का मोरेटोरियम मिलता है कि जिस दौरान आपने पढ़ाई की है उस दौरान आपको कोई भी इंटरेस्ट चुकाने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियस है इंटरेस्ट वैसे तो आपको मंथली चुकाना होता है, लेकिन उस केस में हमने मोरेटोरियम दे दिया। तो मोरेटोरियम पीरियड के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट या कोई भी रीपेमेंट नहीं करता है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई एनपीए नहीं होगा उस केस में अकाउंट। ठीक है, चलो अब मैं लेकर चलता हूं थोड़ा सा पीछे आपको, कैटेगरीज ऑफ एनपीए पे आते हैं कि एनपीए की जो कैटेगरीज होती हैं वो 3 तरह के कैटेगरीज होती हैं, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड द लॉस असेट्स। कोई भी अकाउंट जब स्मूथली बढ़िया चल रहा है तो उस अकाउंट को हम स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम स्टैंडर्ड असेट कहते हैं, जब बिल्कुल सही चल रहा है अकाउंट, स्टैंडर्ड। अगर उस अकाउंट में हल्की फुल्की कुछ गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होना शुरू हो जाता है एक एक करके। कैसे? अगर आपका कोई भी अकाउंट एनपीए होता है, जैसे ही वो एनपीए होता है तो सबसे पहले वो जिस कैटेगरी में जाता है वो सब स्टैंडर्ड कहलाती है। यानी कि जैसे ही एनपीए हुआ इट गोज इनटू सब स्टैंडर्ड सेट और ये 12 महीने तक उस कैटेगरी में रहता है। अगर 12 महीने क्रॉस हो जाते हैं उस कैटेगरी में रहे, उसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहे 12 महीने हो जाते हैं, जैसे ही 12 महीने होते हैं वो डाउटफुल बन जाता है, उस कैटेगरी में चला जाता है, डाउटफुल की कैटेगरी में चला जाता है। और उसके बाद अगर ये अकाउंट डाउटफुल की कैटेगरी में सालों साल चला रहता है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया तो क्या चल रहा है, मतलब चल रहा है ना, और गड़बड़ कर रहा है, आपका पैसा नहीं चुका रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि यहाँ पर समझ लग जाती है हमारे आरबीआई को या हमारे ऑडिटर्स को, हमारे इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, जिनको भी यहाँ पर अगर समझ लग जाते हैं, जिनको हम इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं, अगर उनको समझ लग जाती है कि भाई साहब ये पैसा तो नहीं आना है, तो वो बैंक को बोल सकता है कि आपका ये पैसा रिकवर नहीं होगा, आप इस अकाउंट को लॉस असेट डिक्लेयर कर दीजिए, यानी कि इसमें पैसा आने की कोई संभावना नहीं है, ये आपके लिए एक लॉस बन चुका है, आपके लिए यहाँ पर अब इसमें से पैसा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको लॉस असेट डिक्लेयर कर दीजिए और इसको यहाँ पर आप राइट ऑफ करने का शुरुआत कर दीजिए। राइट ऑफ करने की शुरुआत मतलब कि इस अकाउंट को अपने बैलेंस शीट से हटाने की शुरुआत कर दी। जैसे मैंने आपको उस दिन प्रोविजनिंग के बारे में बताया था कि प्रोविजनिंग की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि कल को अगर वो अकाउंट में पैसा आने की संभावना 0 हो जाती है तो हम अपने प्रोविजन किए हुए पैसे में से उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, उस अकाउंट को 0 कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ लॉस असेट में अकाउंट जाने के बाद उसके शुरू किया जाता है काम कि हाँ चलो यार लॉस असेट हो गया, अब इसका आने की संभावना नहीं है, तो इसको अब यहाँ पर हम 0 कर दें अपने बैंक के प्रोविजन से। ठीक है, और राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि कल को पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर पैसा रिकवर आता है तो बैंक उसको मोस्ट वेलकम करता है कि पैसा आ गया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉस असेट एक बार ये मान लिया जाता है कि अब इसमें पैसा आने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, कोई भी संभावना इसमें नहीं है, तो दैट इज द लॉस असेट। ये आरबीआई की इंस्पेक्शन कर सकती है, हमारे इंटरनल ऑडिटर, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये कोई भी इंस्पेक्शन करके बताता है। तो 3 कैटेगरी, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड दी लॉस असेट। आई होप कि ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो तीनों के तीनों हैं जो आपके टाइप ऑफ असेट्स हैं जो आपकी, अब ये तीनों के अकॉर्डिंग यहां पर इनकी प्रोविजनिंग की जाती है कि अगर कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोविजनिंग होती है, कितने परसेंट की प्रोविजनिंग होगी। अगर कोई भी अकाउंट, अगर मैं सबसे पहले ही चलूं कि कोई भी अकाउंट यहां पर, अगर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, अगर कोई भी अकाउंट स्टैंडर्ड भी होता है ना तब भी यहां पर आरबीआई कहता है कि आप इसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करो। अगर कोई भी अकाउंट स्टैंडर्ड है, इवन देन आरबीआई इंसिस्ट की इसकी यहां पर प्रोविजनिंग होनी चाहिए। और वो प्रोविजनिंग कैसे होती है, वो प्रोविजनिंग यहां पर करता है कि अगर एक फार्म क्रेडिट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए पैसा दिया गया, हाउसिंग लोन के लिए दिया गया, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया गया, तो उसना जितना भी पैसा आपने उसको लोन के फॉर्म में दिया है उसका 0.25% आप प्रोविजनिंग करके अलग से रख लेंगे। अलग से प्रोविजनिंग 0.25% की उसके अगेंस्ट, इन लोन्स के अगेंस्ट होगी। अगर किसी कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए दिया गया तो 1% की, और अगर किसी को कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के लिए दिया गया 0.75% की यहां पर प्रोविजनिंग इसमें की जाती है। ठीक है, इसमें प्रोविजनिंग की जाती है आपकी 0.7% की। अब कमर्शियल रियल एस्टेट क्या है, कमर्शियल रियल एस्टेट होता है कोई बड़े मॉल्स बनते हैं, है ना,
बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कॉलोनीज बनती हैं, है ना, तो वो सारे कमर्शियल रियल एस्टेट में आता है। अगर वो घर है वगैरह है रहने के लिए, कोई फ्लैट्स बनाए तो कमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल हाउसिंग आ गया। अगर नॉर्मल अगर रियल एस्टेट कोई बनाया है, मॉल बना दिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए आपके, जहां से आप जहां पर दुकानें होंगी वहां पर लोग खरीदेंगे दुकानों को और उनको फिर आगे वहां पर रहेंगे, रेंट पे देंगे वगैरह वगैरह, तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया। तो कमर्शियल रियल एस्टेट 1%, कमर्शियल रियल एस्टेट आपका रियल रेजिडेंशियल हाउस जो है वो आपका 0.75% यहाँ पर रहता है। तो ये 0.25, ये तीन कैटेगरीज में हम स्टैंडर्ड एसेट को बांटते हैं। 0.25, 1% या 0.75% हम प्रोविजनिंग करते हैं। अब ये अकाउंट अगर नेक्स्ट कैटेगरी सब स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है तो क्या किया जाता है, तो उसका जितना भी आउटस्टैंडिंग पैसा है, और अगर वो यहां पर अगर आपका कवर्ड है, डीआईसीजीसी ईसीजीसी गारंटी कवरेज है, या फिर उसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल है। सिक्योरिटी अवेलेबल कहने का मतलब यह है कि अगर वो यहां पर आपका कोई चीज गिरवी रखी हुई है उसके अगेंस्ट, कोई भी आपने कोई भी सामान गिरवी रखा हुआ है, कोई भी चीज गिरवी, या फिर वो डीआईसीजीसी ईसीजीसी यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट की गारंटी अगर उस केस में है, तो उसके अगेंस्ट हमें 10% प्रोविजन करना है। यानी कि प्रॉफिट में से मान लीजिए 1 लाख का लोन है, ठीक है, तो 1 लाख का लोन है, सिक्योरिटी उसने दे रखी है, हमें कोई भी सिक्योरिटी दे रखी है जो कि इक्विवेलेंट अमाउंट की है, तो हमें उसके अगेंस्ट 10% की प्रोविजनिंग, यानी 10,000 रुपए हमें प्रॉफिट में से उठाना है और 10,000 रुपए प्रोविजन अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएगा तो 10% है। लेकिन अगर यही अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, यानी कि जो लोन दिया है 1 लाख का या कुछ नहीं अमाउंट का, उसके अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं है और कोई भी सिक्योरिटी हमने नहीं लगी, बिना किसी सिक्योरिटी के हमने लोन दे दिया है उसको, तब उस केस में यहां पर जो रहेगा वो यहां पर रहेगा अट्रैक्ट एडिशनल प्रोविजन ऑफ 10%, दैट इज टोटल 25%। ये यहां पर हो जाता है, टोटल 25% तक यहां पर इसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। एडिशनल 10% पता नहीं क्यों लिखा है, टोटल 25% फोकस करो, इस पे 10% और इस पे 25% यहां पर एडिशनल प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी अगर उसके अगेंस्ट कोई भी अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, अगर कोई भी उसने सिक्योरिटी नहीं दे रखी है। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हो गया, फंडा हो गया। अब आते हैं डाउटफुल असेट में। डाउटफुल असेट को यहां पर ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरीज में यहां पर क्या है, तीन भी नहीं दूंगा, पहले हम ये देख लेते हैं जिसमें यहां पर पूरी की पूरी जो है अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। अगर किसी भी तरह का एडवांस जो है जिसमें अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, यानी कि कोई भी गिरवी नहीं रखी है, तो उसके अगेंस्ट 100% की प्रोविजनिंग होगी ना। जैसे पहले हमने जब सब स्टैंडर्ड पर 25 की थी ना, वही सेम केस अगर जब वो डाउटफुल में पहुंच जाता है तो उसके अगेंस्ट हम 100% की प्रोविजनिंग कर लेंगे। लेकिन अगर सिक्योर्ड एक्सपोजर है, गारंटी वारंटी है, या फिर उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, तब यहां पर केस थोड़ा सा पलट जाता है। तब अगर ये डाउटफुल जो रहता है, अगर वो डाउटफुल 1 साल के लिए रहता है, 1 साल तक डाउटफुल की कैटेगरी में, उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग 25% की जाएगी। अगर वो 1 से 3 साल हो जाते हैं उसके 40%, अगर 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं तब जाके उसके अगेंस्ट 100% प्रोविजनिंग की जाती है। ठीक है, ये डाउटफुल असेट का यहां पर एक पीरियड है जो कि यहां पर देखा जाता है आपका 1 साल, 1 से 3 साल, 3 साल से ज्यादा का कंसेप्ट यहां पर, अगर उसने किसी तरह की सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट दे रखी है तो। ठीक है, अगला आता है लॉस असेट्स। लॉस असेट्स में क्या होता है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया लॉस असेट्स का, बिल्कुल खत्म है, अब कुछ नहीं है। तो जैसे ही लॉस असेट में डिक्लेयर होता है उसकी 100% कर दिया। वैसे तो जरूरी नहीं है ना, लॉस असेट्स हो सकता है इसी वक्त ही डिक्लेयर कर दिया, इस वक्त डिक्लेयर कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो 3 साल इसमें डाउटफुल में जाने के बाद ही लॉस जाएगा। ये चीज और ध्यान रखना, हो सकता है स्टैंडर्ड अकाउंट से सीधा लॉस असेट भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि ये हायरार्की है, आप ये मत सोचो कि सर हायरार्की है, स्टैंडर्ड असेट होगा फिर सब स्टैंडर्ड, ये हायरार्की है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल की तो हायरार्की है, मैं मानता हूं कि ये होगा, उसके बाद ये इस कैटेगरी में जाएगा, 12 महीने इस कैटेगरी में रहेगा तो डाउटफुल में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉस असेट, आपका जो स्टैंडर्ड असेट है वो सीधा लॉस असेट भी हो सकता है। कैसे, अभी हमने पढ़ा था ना, याद आ रहा होगा आपको केस वो वाला, कहां था वो, ये रहा, देखो, अगर रिलायजेबल वैल्यू सिक्योरिटी की जो है वो 50% तक हो जाती है, वो सीधा यहां पर डाउटफुल में पहुंच जाएगा, तो डायरेक्ट डाउटफुल में पहुंच रहा है, सब स्टैंडर्ड भी नहीं हो रहा, सीधा डाउटफुल में पहुंच रहा है। और अगर वो उसकी वैल्यू 10% रह जाती है तो सीधा लॉस असेट में पहुंच रहा है स्टैंडर्ड से। ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी इसमें एप्लीकेबल है, डायरेक्टली भी जा सकता है, जरूरी नहीं है हायरार्की में ही जाइए आपका। गॉट इट। ठीक है, आई होप सो कि प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जैक्टली, गॉट इट, समझ गए। अच्छा,
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बीच में एक इनकम रिकॉग्निशन की पॉलिसी आती है, इसको पढ़ते हैं क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी एनपीए अकाउंट एनपीए नहीं होता है, जब भी कोई अकाउंट एनपीए नहीं होता तो क्या होता है, उस पर नॉर्मल हमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता रहता है, सही है, मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अकाउंट एनपीए हो जाता है तो हमें इंटरेस्ट मिलना तो बंद हो जाता है उसका। लेकिन इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट लग तो रहा है। हमारा सिस्टम इंटरेस्ट अप्लाई तो कर रहा है। मान लीजिए 5 लाख का कोई अकाउंट है, 5 लाख का एनपीए हो गया, अब उससे एवरी मंथ इंटरेस्ट अप्लाई तो हो रहा है, उसका बैलेंस तो बढ़ता रहता है। अकाउंट का बैलेंस तो उसके अंदर बढ़ता रहेगा ना, कि भाई इतना ड्यू हो गया, मान लीजिए 10,000 ब्याज लगे तो अगले महीने 5,10,000 ड्यू है, भाई कस्टमर को 5,10,000 देने हैं। अगले महीने फिर 10,000 लगे तो अब कस्टमर को 5,20,000 देने हैं, ऐसे करके होता है। एनपीए में क्या कंसेप्ट करते हैं, एनपीए में हम जो इंटरेस्ट, जैसे अकाउंट एनपीए होता है तो उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ पर आपका थोड़ा सा अलग सेटअप में किया जाता है, कि जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर अलग जगह पे अलग अकाउंट में उसका रख दिया जाता है। वो जो एनपीए अकाउंट होता है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट को अलग अकाउंट में यहां पर जोड़ा जाता है। वो इंटरेस्ट एक्रूवल का कंसेप्ट आ जाता है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, कि कोई भी चीज जो अभी रियलाइज ही नहीं हुआ लेकिन हो सकता है वो रियलाइज हो जाए। रियलाइजेशन कंसेप्ट की बात करो, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, नहीं पढ़ी तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, सोचो मत, मैं सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं आपको, कि अगर कोई भी चीज जो मुझे रियलाइज होनी है, रियलाइज मतलब जो मुझे मिलना है लेकिन मिल नहीं रहा है और चांसेस है फ्यूचर में मिलेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक अकाउंट ओपन करता हूं, उसमें मैं वो चीज नोट करता रहता हूं कि ये चीज एक्सपेक्टेड है, मुझे मिलनी है ना, मिल नहीं रही है लेकिन मिलनी है। तो वही है, इस चीज को यहाँ पर अकाउंटिंग, यहाँ पर बैंक भी फॉलो करता है एनपीए केस में, कि एनपीए केस में इंटरेस्ट लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लेकिन पता नहीं है ना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड है मिलेगा, तो उसको हम अलग से अकाउंट में, उस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे, उस अकाउंट में जो बैलेंस है वही दिखेगा, लेकिन इंटरेस्ट उसका अलग से जुड़ता रहेगा, अलग से अलग अकाउंट में जुड़ता रहेगा। तो उसी को हम इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी कहते हैं। यही यहां पर लिखा है, रिवर्सल ऑफ इनकम एंड इफ एन एडवांस बिकम एनपी एट द क्लोज ऑफ एन ईयर, इंटरेस्ट accrued and credited to income account in the correspondence previous year should be reversed or provided for it same is not realized। ठीक है, तो वो अलग से हम उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो मिल गया, आपने अकाउंट में तो उसको आ गया लेकिन आपको मिला नहीं ना एक्चुअली, तो उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, अलग से उसको हमारे प्रॉफिट में नहीं जोड़ेंगे कि भाई साहब ये तो मिलना है, क्योंकि मिला नहीं है ना आपको, इसलिए। ठीक है, चलो आज के सेशन में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। कल हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आपके लिए जितने भी एनपीए को यहाँ पर टैकल करने के तरीके, रिकवरी के मेजर्स जो है वो सारे के सारे एक ही सेशन में कर लेंगे। ओके, और इनकेस कोई क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो मेरी तरफ से आज का सेशन एंड हो चुका है। सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस मींस, बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस मींस कि कितना पैसा बकाया है आज की डेट में, उस पर्सन के द्वारा कितना पैसा दिया जाना बाकी है, ये होता है। प्रीवियस क्लासेस शायद मिस की हैं आपने, है ना, नहीं तो प्रीवियस क्लासेस देखी होती तो फिर समझ में आ जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीच में इन सेशंस को बीच में ज्वाइन मत करो, इन सेशन को शुरुआत से देखो, ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है जैसे 5 लाख मैंने देने हैं बैंक के, तो मेरी तरफ से आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5 लाख है, बैंक को मेरा 5 लाख ड्यू है, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, सेशन एंड करता हूं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।